हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सत्यम सिंह और मैं हूं कैंपस के अंदर फैकल्टी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेकंड लेक्चर। जैसे कि हमने नेट जेआरएफ की सीरीज़ शुरू कर दी है, तो हम लोग सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे आज शिक्षण अभिक्षमता के बारे में। फर्स्ट यूनिट है हमारी, और शिक्षा और शिक्षण के बारे में आज थोड़ा जानेंगे हम लोग। सो आइए शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि शिक्षण क्या होता है। मैंने कल आपको शिक्षण के बारे में बताया भी था कि जब हम कोई भी ऐसी चीज़ जो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती रहती है उसको शिक्षण कहते हैं, बेसिकली शिक्षा कहते हैं। तो आज हम शिक्षा के बाद शिक्षा और शिक्षण में क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। यानी कि शिक्षण के बारे में कहा गया है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर हम शिक्षा प्रदान करते हैं या किसी को भी कुछ देते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि नॉलेज गेन करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। यानी ओवरऑल हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारे जो हमारे लर्निंग्स हैं, उसके बारे में हम अपनी पर्सनैलिटी को उससे हम ठीक करते हैं और हमारे व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आता है। यानी शिक्षा जो है एक तरह से हमारे संस्कार और व्यवहार का निर्माण करती है। तो शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपनी बातों में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सकें। यानी कि जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसके माध्यम से हम अपनी क्षमताओं और अपनी योग्यताओं को डेवलप करते हैं, जिससे कि हम अपने सोसाइटी के अंदर सबसे पहले हम अपनी फैमिली के लिए अच्छा करते हैं, फिर अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा करते हैं और फिर अपनी कंट्री के लिए भी अच्छा करते हैं। और हमारे अंदर ये भावना रहती है कि हम जहाँ भी जाएं हम अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी शिक्षा दीक्षा को प्रदर्शित करें। तो ये हमारा मतलब है। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक या अध्यापक कहा जाता है। यानी कि जो आपको शिक्षा दे रहा है वो एक टीचर होता है, उसको टीचर कहा जाता है, अध्येता भी कहा जाता है उसको। और स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा, अब उन्होंने डिफाइन करी है कि शिक्षा एक व्यक्ति में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यानी कि जो उसके अंदर बहुत जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी लर्निंग्स हैं, उसकी जो एक्सप्रेसिव, जो उसको एक्सप्रेस करता है, वो जो एक इंसान के अंदर जो उसने पूरे जीवन भर या पुराना जो भी उसने कुछ सीखा है, उसको जो वो एक्सप्रेस करता है वही शिक्षा है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इस तरह से कहा है। और एक एरिस्टोटल हुए हैं, उन्होंने अरस्तु के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भी कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण जो है, उन्होंने इसको बताया है। यानी अगर एक अच्छा मस्तिष्क होगा तो एक उसके अंदर अच्छा जो है मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। हेनरिक पेस्ट्रोलॉजी एक जो है एक्सपर्ट हुए हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। यानी कि शिक्षा जो है हमारी बाय बर्थ जितनी भी हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी इफ़िशियंसीज़ हैं, उनकी जो उनका डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हम डे बाय डे इम्प्रूव होते चले जाते हैं और हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी इफ़िशियंसीज़ हैं, वो हमारी बढ़ती चली जाती हैं। तो हेनरिक पेस्ट्रोलॉजी कुछ इस तरह से कहते हैं। फ्रॉबेल कुछ इस तरह से कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी आंतरिक क्षमता को इस प्रकार विकसित करता है कि वह बाहरी वातावरण में सार्थक रूप से भाग ले सके। तो फ्रॉबेल जी कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी इंटरनल, जो उसकी अंदर की क्षमताएं हैं, जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उसका टैलेंट है, जो वो काम कर सकता है, उसमें वो निखार तो लाता ही लाता है, साथ में वो अपने अंदर शिक्षा को इस तरह से डेवलप करता है कि ताकि वो बाहर के इन्वायरमेंट से, बाहर के जो हमारा कंडीशंस हैं, उनसे वो डील कर सके। और बाहरी जो भी हमारा जो इन्वायरमेंट हमारे सोसाइटी में क्रिएट हो रखा है, वो उसमें शामिल हो सके, वो उसमें अपनी बात रख सके और सोसाइटी के सामने अपने आप को प्रदर्शित कर सके।
तो शिक्षा के दो अर्थ बताए गए हैं, एक व्यापक और एक संकुचित बताया गया है। अगर व्यापक अर्थ की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों कि शिक्षा जो है, आप जानते हैं कि बचपन से ही जब हम लोग जन्म ले लेते हैं, जब हमारा जन्म हो जाता है तभी से बच्चा सीखने की प्रकृति में शामिल हो जाता है। यानी कि हम कहते हैं कि बच्चा जब भी जन्म ले लेता है उसके बाद कुछ ना कुछ सीखता ही है। वो कहीं ना कहीं से सोसाइटी उसको सिखा देती है, उसकी फैमिली उसको सिखा देती है, और इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये तो था हमारा व्यापक अर्थ। व्यापक से तात्पर्य ये है कि पूरा संसार एक तरह से हमारा जो है शिक्षा देता है हमें। सारा संसार हमारा लर्निंग फील्ड है, एक तरह से शिक्षा का क्षेत्र है। तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हर परिस्थिति से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये हमारा जो है व्यापक अर्थ है। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, आप जानते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी फिजिकली, मेंटली, सोशली, और हर तरीके से उसका एक विकास हो जाता है। वो अपनी बौद्धिक क्षमताओं को प्रदर्शित भी करता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। यानी बच्चे, बूढ़े, विद्यार्थी, सभी लोग कुछ ना कुछ जो है इस चीज़ में शामिल होते हैं। हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और पूरा जीवन जो है उसका शिक्षा काल हो जाता है। अगर शिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो शिक्षा केवल इंस्टीट्यूशंस में दी जाती है। जो हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर शिक्षा को दिया जाता है। और वहाँ पर एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है जिसकी एक निश्चित अवधि होती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको 3 साल पढ़ना है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको 2 साल पढ़ना है। पीएचडी करनी है तो 3 साल पढ़ना है। तो ये आपकी कैटेगरीज बना दी गई हैं, टाइम बना दिया गया है, टाइम का स्लॉट बना दिया गया है कि एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित अवधि के अंदर आपको पढ़ना होगा। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हमने बताया था कि जो है हमारा, अगर संकुचित जो हमारा शब्द है उसके संदर्भ में अगर बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित अवधि होती है। तो उसके द्वारा जो है जितना भी हम सब्जेक्टिव नॉलेज ले सकते हैं उसकी हम जो है इसमें लर्निंग करते हैं। उसके बाद आपको पता है कि उसका एग्ज़ाम्स होते हैं, मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट या डिग्री आपको दे दी जाती है। तो ये हमारी एक तरह से संकुचित शब्द है। शिक्षा कहीं भी कक्ष और पाठ्य पुस्तक ही सीमित रह जाती है। मतलब हम लोग एक स्कूल में जाते हैं, क्लासेस में जो हम लर्न करते हैं उसी की परीक्षाएं हो जाती हैं। एक लिमिटेड सिलेबस होता है, उसको उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, और वहीं से हमारा ये तय हो जाता है कि हम पास हो गए या फेल हो गए। तो ये हमारा संकुचित शब्द हुआ। और शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम, ये सारे गुण हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं। कहते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि अगर किसी के अंदर शिक्षा का एक व्यापक बदलाव अगर वो लर्न कर लेता है, शिक्षा ग्रहण कर लेता है, तो उसके अंदर ये सब जो है भाव बदलते चले जाते हैं। वो भावनाओं से परिपूर्ण हो जाता है, वो सामाजिक स्तर पे सोचता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। यानी कि हमारी पर्सनैलिटी बदलती चली जाती है और हम ओवरऑल चेंज हो जाते हैं। और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके प्रति हम संवेदनशील हो जाते हैं। शांति का भाव हमारे अंदर आ जाता है, अहिंसा, प्रेम आदि से जैसे जैसे मूल्य हमारे अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं, जैक्स डेलर्स ने शिक्षा के 4 स्तंभ स्थापित किए हैं। जो है एक्सपर्ट हुए हैं जैक्स डेलर्स, उन्होंने शिक्षा के 4 स्तंभ बताए हैं, 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि कुछ बनने के लिए हमें अधिगम, अधिगम का जो मतलब होता है यानी होता है लर्निंग, टू लर्न समथिंग। कुछ बनने के लिए हम सीखते हैं। ज्ञान के लिए अधिगम, यानी कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लर्न करते हैं। कुछ करने के लिए अधिगम, कुछ अगर हमें करना होता है, कोई भी एक्टिविटी में हमें शामिल होना होता है तो हम लर्न करते हैं। साथ रहने के लिए अधिगम, जब हम साथ रहते हैं तो उसके लिए अधिगम बताया गया है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। अनौपचारिक शिक्षा मुख्यतः परिवार और समुदाय द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में प्रदान की जाती है, जबकि औपचारिक शिक्षा में शिक्षण संस्थान एवं शिक्षक की अहम भूमिका होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं अनौपचारिक शिक्षा आप जीवन पर्यंत सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से। जो भी हम कुछ सीखते हैं अपने सोसाइटी से, अपने
रिलेटिव से जो भी कुछ हम सीख पाते हैं, या जो भी हमें ये संसार हमें जो है अलर्ट करता है, ज्ञान देता है, वो सब हमारा औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा होती है। और जो औपचारिक शिक्षा होती है वो हमारे शिक्षण संस्थानों में होती है। इसमें शिक्षक सिखाता है और एक जो छात्र होते हैं वो अधिगम करते हैं। शिक्षक जो होता है वो शिक्षण देता है, छात्र जो करते हैं वो अधिगम करते हैं। इनके बीच में एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। और शिक्षा शिक्षा जो शिक्षा देता है उस प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। और जो छात्र लर्निंग करता है उस प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। तो इस तरह से करके हम समझ सकते हैं। तो शिक्षा में बहुत एक विषय होता है, एक विषय वस्तु होती है, एक एक जो है पर्यावरण होता है, शिक्षक होता है, छात्र होते हैं, अधिगम होता है और शिक्षण होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। यानी ये 6 कंपोनेंट्स हमारे ऐसे हैं जो शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसमें शिक्षार्थी को फीस भी देनी होती है। आप जानते हैं कि जब हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लेते हैं, एक डिग्री होती है हमारी, वहाँ पर हमारी फ़ीस निर्धारित कर दी जाती है कि आपको इतना इतना फ़ीस देना है। यानी आपकी 20,000 रुपये फ़ीस है या 25,000 रुपये फ़ीस है, और आपको 2 साल या 3 साल के अंदर इतनी डिग्री दे दी जाएगी। ये आपका सिलेबस है, एक पाठ्यक्रम उसका होता है, सिलेबी होता है, तो उसको हम पढ़ते हैं। यूनेस्को जो जो है एक संस्था है, उसने 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में जो है इंटरनेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है ये। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आप जानते हैं हमारे जो सेकंड राष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनकी जयंती होती है। तो उनकी जयंती के अवसर पे हम इसको शिक्षक दिवस के रूप में सभी लोग मनाते हैं। अगर हम शिक्षण की परिभाषा की बात करें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभव के आधार पर उन्हें अपेक्षाकृत परिवर्तन की प्रक्रिया है। यानी जब हम शिक्षण को ग्रहण करते हैं तो व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ जो है परिवर्तन होता चला जाता है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन संभव होता है और होता चला जाता है। शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी कि शिक्षण जो है वो हमारे जो ज्ञान है उसके अनुभव में, और जो हमारी वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उसमें दक्ष हो जाता है एक व्यक्ति, और समाज के लिए उपयोगी साबित होता है। यानी वो समाज के लिए कुछ अच्छा करता है और अपना योगदान कुछ ना कुछ देता है। इसमें हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए वातावरण तैयार कर सकते हैं। शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है जिसका इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण जो है कर पाया। यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि जो सुगमता, इजीली हम कितना लर्न कर पाए, और ये सब हम कह सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो शिक्षण जो है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी और शिक्षक जो है, एक मिनट, मैं बता रहा था आपको कि इसमें हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए वातावरण तैयार कर सकते हैं। शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि होती है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण कर पाया। शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चारों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है जिसमें वह समाज में बेहतर जीवन यापन कर सके। यानी मैंने आपको अभी बताया था कि शिक्षण जो है एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। इसका एक पूरा फॉर्मेट तैयार होता है, प्री प्लान्ड होता है। यानी हम लोग एक योजना तैयार कर लेते हैं। योजना के तहत हम ये डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे करने वाले हैं, या इस तरह से हमारा ये जो है सेटअप होने वाला है, या लर्निंग होने वाली है, या जो हमारा प्लान रहेगा लर्निंग का वो इस तरह से रहेगा। तो उसमें जो है शिक्षक जो है ये प्लानिंग कर लेते हैं, छात्रों को वो उसी अनुसार पढ़ाता है, और एक विषय वस्तु होती है जिसको भी हम लर्न कर पाते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया हमारे पूरी हो जाती है, जिसमें
जब भी हम कुछ लर्न करते हैं या कुछ अधिग्रहण करते हैं, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें समाज जो है इसका लाभ लेता है। अगर हम अपने समाज में कुछ योगदान कर पाते हैं तो वही हमारे इसी तरह हम अपने देश के विकास में भी योगदान दे सकते हैं, अपने सोसाइटी के वेलफेयर उसके डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी बहुत इंटरेस्टिंग सा लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आया प्यारे स्टूडेंट्स। और आगे भी ऐसे हम इंटरेस्टिंग लेक्चर करते रहेंगे। कल से मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी देना शुरू करूँगा, आप उसका आंसर भी देंगे, तो कल से मैं इसको शामिल करूँगा। होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो नेट नेट के एग्ज़ाम के अंदर एक ख़ास बात है। नेट के एग्ज़ाम के अंदर दो पेपर होते हैं दोस्तों, पेपर वन, पेपर टू। पेपर टू पेपर टू होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर। जो भी आपका पेपर टू होता है वो सब्जेक्टिव होता है। और जो पेपर वन होता है, पेपर वन में 50 क्वेश्चंस हमारे आते हैं जिसको हम कर रहे हैं। जो पेपर वन होता है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। और अगर बात की जाए कि अगर आप जेआरएफ निकालना चाहते हैं तो जेआरएफ में दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जेआरएफ निकालने के लिए हमें पेपर वन में बहुत अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। तो अब की बार आप लोग तैयार होके अच्छे से लर्न करिए और इस बार हमें पूरा भरोसा है कि इस बार हम जेआरएफ लेकर रहेंगे। तो ये थी हमारी इस तरह से ये लेक्चर। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय।